बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो जानकारियां देते ही हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको मशरूम की खेती के संबंध में तमाम जानकारियां देने वाले हैं। किस तरह से आप कर सकते हैं मशरूम की खेती और कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके उनका अच्छा उत्पादन अर्जित कर सकते हैं। आइए तमाम बातें जानते हैं कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। प्रकृति के सुंदर अलंकारों से सुसज्जित हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा प्रांगण प्रतीत होता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य का करीब से आनंद लेने के लिए शिमला की टॉय ट्रेन का सफर बहुत रोमांचक होता है। ठंडी शीतल हवाओं के बीच आनंदित कर देने वाले वन वृक्षों से घिरे खुले आसमान के तले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सोलन यानी NH22 का सफर हर आगंतुक की यादों में एक अमिट तस्वीर की छाप छोड़ जाता है। फूलों बेलों से लदे हरे भरे पेड़ों से छनकर आती धूप, गुफाओं का रोमांच, सुंदर घाटियों एवं पहाड़ों के दृश्य शिमला से सोलन तक के सफर को सुहावना बना देते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन को गेटवे ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। सोलन कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में भी देश भर में प्रसिद्ध है। इसे वेजिटेबल बाउल भी कहते हैं। सोलन शहर मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। सोलन की जलवायु एवं वातावरण मशरूम की खेती के लिए अनुकूल है। सोलन से लगभग 2 किलोमीटर पहले स्थित है राष्ट्रीय खुंब अनुसंधान केंद्र चंबा घाट। यह निदेशालय मशरूम से संबंधित सभी पहलुओं का अनुसंधान करता है। यहीं से ही देश प्रदेश के किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सोलन सिटी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर शिमला चंडीगढ़ हाईवे के किनारे एक गांव बसा है समलेच। समलेच गांव के मशरूम उत्पादक व्यवसायी हैं विकास बनियाल। विकास बनियाल ने मात्र 5,000 रुपए का निवेश करके 200 बैगों से मशरूम का उत्पादन शुरू किया। ईमानदारी, लगन, मेहनत से काम किया और अच्छी गुणवत्ता युक्त मशरूम उपलब्ध कराते गए। जब मैंने M.Com किया 88 में, तो उसके बाद मेरा एक था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, कोई अपना काम करना है। पापा कहते थे भाई देख तुझे जॉब मिल रहा है और तू जॉब कर ले, अच्छी जॉब मिल रही है, क्योंकि उस टाइम M.Com जो थे फर्स्ट डिवीज़न था मेरा, तो बहुत कम मिल रहे थे। तो दादाजी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते थे कि रहने दे भाई, अगर ये नहीं करना चाहता है जॉब तो क्यों बोलते हैं आप। तो फिर जब दादाजी बीच में आ जाते थे पापा मम्मा भी चुप हो जाते थे। एक छोटी सी बुक होती थी उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश, श्वेत बटन मशरूम की खेती, उसका मूल्य था 2 रुपये उस समय। तो वो मैं लेके आया और उसमें जो बताया गया था कि भाई ऐसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऐसे नमी रखनी है, ऐसे इसमें हवा देनी है, उसको सारा मेंटेन करके मैंने मशरूम की खेती शुरू की। और जब मशरूम मैंने उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस दिया तो बहुत अच्छे मशरूम निकले, क्वालिटी अच्छी हुई और रोज़ मशरूम निकलते थे, रोज़ हम उसको मार्केट में देते थे, रोज़ पैसा आता था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा कि यार ये तो रोज़ मशरूम निकल रहे हैं, रोज़ मार्केट में हो रहा है, रोज़ पैसा आ रहा है, तो भाई मैं तो भाई मशरूम फार्मिंग करनी है। मैंने अपने में ही डिसाइड किया ये। बनियाल के फार्म हाउस में 6 बड़े हॉल हैं। इन सभी में AC लगे हैं, जिस कारण यहाँ मशरूम उत्पादन का कारोबार बिना किसी रुकावट से पूरे साल भर चलता है। जब गुणवत्ता युक्त मशरूम आप बाजार में भेजते हैं तो स्वाभाविक है उसकी मांग भी बढ़ती ही जाती है। मशरूम की खेती 6 चरणों में की जाती है। प्रथम चरण में कंपोस्टिंग होती है, जिसकी समय अवधि 6 से 14 दिन होती है। दूसरे चरण में पैस्चराइजेशन किया जाता है, जो 7 से 18 दिन में पूर्ण होता है। तीसरे चरण में विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसकी अवधि 14 से 21 दिन होती है। चौथे चरण में आवरण की प्रक्रिया होती है, जिसकी अवधि 13 से 20 दिन होती है। पांचवा चरण पिनिंग है, इसकी अवधि 18 से 21 दिन होती है। अंतिम चरण फसल है,
इसमें फसल को 7 से 10 दिनों में दोहराया जाता है। 1990 से लेकर 96 तक जो है मैंने सीजनल मशरूम फार्मिंग किया। मतलब कि आपका सितंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जब ठंड होती थी तो हम बटर मशरूम का काम करते थे, बाकी बंद कर देते थे। उसके बाद मैंने उसी दौरान जो है गर्मियों में हम एक ढिंगरी मशरूम आता है उसको भी पैदा करते थे। मई, जून, जुलाई, अगस्त में ढिंगरी करते थे, सर्दियों में बटर मशरूम करते थे। तो ऐसे ऐसे काम बढ़ता गया, कंपोस्ट का भी, बीज का भी, सब कुछ होता गया। तो उसके बाद हमने देखा यार गर्मियों में भी बटर मशरूम की डिमांड हो रही है, लोग बटर मशरूम को मांग रहे हैं गर्मियों में भी, मई में, जून में। हमारे पास नहीं होती थी। फिर मैंने अपना 1996 में एक कमरा जो है एयर कंडीशन किया, वातावरण अनुकूलित किया। एयर कंडीशन में आपको पता है कि कमरे को इंसुलेशन करना होता है, उसको कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम लगाना पड़ता है। तो जब मैंने वो एक कमरे को किया उसमें क्रॉप आई, मुझे बड़ा अच्छा रेट मिला, ऑलमोस्ट डबल रेट मिला। जो सीजन में रेट होता था उससे डबल रेट ऑफ सीजन में मिला। फिर मैंने अगले साल को दूसरा कमरा किया, तीसरा कमरा किया। अच्छा, ये जो मैं सारा अपना एक्सपेंशन करता गया, ये मैंने कहीं से लोन नहीं लिया। इन दिनों विकास बनियाल के मशरूम फार्म से 1000 किलोग्राम मशरूम प्रतिदिन बाजार में जा रहा है। छोटे पैकेट बनाकर इन्हें बड़े डिब्बों में बंद किया जाता है। विकास बनियाल के इस मशरूम फार्म हाउस से 150 के लगभग अन्य गरीब लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। मकसद यही है कि मशरूम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए। क्योंकि देखो मशरूम एक तो एम्प्लॉयमेंट। मशरूम फार्मिंग क्या है? मशरूम फार्मिंग के परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में अपना पूरा सहयोग देते हैं। कृषक विकास बनियाल की सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बनियाल का विशेष योगदान है। सोलन के शमलेच मशरूम केंद्र में श्रीमती बनियाल ही कामकाज की देखरेख करती हैं, जबकि विकास बनियाल जी एक अन्य मशरूम केंद्र के कार्यकरण में व्यस्त रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ देखते देखते अपने आप भी इनके साथ लगे रहे, काम करते रहे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट शुरू हुआ इस मशरूम फार्म में। तो आज की डेट में अगर वो 25 किलो मशरूम लो तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट का काम है। पहले इतना लगता था और अब वो कुछ भी नहीं लगता। जो भी मतलब विकास जी ने इतनी मेहनत की है और इनके साथ हम भी लगे रहे, पूरा परिवार लगा रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज ये मोहाली भी चले गए हैं, अपना एक यूनिट वहाँ भी लगा लिया इन्होंने। तो वो वहाँ देखते हैं, यहाँ मैं देख लेती हूँ। आप लोगों के माध्यम से उन महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि जो महिलाएं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं के लिए कि वो अपना घर के साथ साथ मशरूम की खेती करेंगे तो उनकी समस्याएं ये हल हो जाएगी। थोड़ा उनको आमदनी का साधन अच्छा रहेगा। ये 200 बैगों से शुरू हुआ मशरूम का काम अब 1,50,000 बैगों तक जा पहुंचा है। विकास के मशरूम फार्म हाउस में इस वक्त 1.5 लाख बैगों में मशरूम की पैदावार चल रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, हम अपने आज के सेगमेंट में आपको गौपालन के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां देंगे। किस तरह से आप गौपालन कर सकते हैं और कैसे आप उससे अपनी आय को भी दोगुना कर सकते हैं। आइए तमाम बातें जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। हमारे पास गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है। इन गाँव में से हमारे पास साहीवाल भी है, दोगली गाय हैं जो HF और साहीवाल का क्रॉस है। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छी भैंसें हैं जिनसे हम दूध का उत्पादन लेते हैं। इसके साथ ही ये डेयरी जो है, इनसे हमारी जो बाई प्रोडक्ट निकलती है वो हमारे खेतों के लिए, हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो फार्म यार्ड मैन्योर है ये हमारी खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, जिससे हमारी खेतों का ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी
जो जैविक शक्ति है वो इम्प्रूव होती है और हमें बहुत ही एक तंदुरुस्त फसलें जो प्राप्त होती है। और हर दिन जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारी दूसरी खादों पे जैसे फर्टिलाइजर्स है जिसमें यूरिया है, पोटाश है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उस पर जो खर्चे हैं उसे कम करने में सहाय होते हैं। इस धंधे की जो शुरुआती कदम है वो कम से कम 10 पशु है। ये हमारा छोटा सा परिवार हर रोज डेयरी से या इस पशुपालन से काम से हर रोज का अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है तो कम से कम 10 पशुओं से इसका स्टार्ट करना चाहिए। ये 10 पशुओं में हमारे पास दोगली गायें भी हो सकती है, भैंसें भी हो सकती है और दोनों ही तरह के जानवर 4 भैंसें और 6 गाय के अनुपात में रख लें तो इसका दूध हम अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। जब हमारा दूध पैदा हो गया तो हम दूध से पदार्थ बनाने लग जाते हैं, जैसे खोआ है, पनीर है, मक्खन है, लस्सी है, उनकी भी बहुत अच्छी मार्केटिंग है। हम सीधे रूप पे भी दूध की सेल कर सकते हैं और साथ में साथ ऐसे प्रोडक्ट बना के इनसे काफ़ी मुनाफा जो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे अब चैलेंज चल रहा है वो है कि हम साफ सुथरा दूध पैदा करें, क्योंकि बहुत सारा हमारा दूध जो है दूसरे कंट्रियों को, दूसरे देशों को जाता है। उसके लिए हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टैक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए हमारे पशु जो हैं, हमारी गायें और भैंसें हैं, ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम साफ़ जगह पे ये दूध है इसका जो है इसका कंट्रोल करें, हम साफ़ सुथरा दूध पैदा करें, साफ़ जगह पे इसे साम कर रखें जब तक ये अल्टीमेट कंज्यूमर जो हमारा उपभोगी है उसके पास नहीं पहुंच जाता। इससे पहले हम और चीज़ों की बातें करें, सबसे पहले इनके लिए खुराकी प्रबंध अच्छा होना चाहिए, हमारे पास अच्छा हरा चारा मिलना चाहिए। साथ में साथ हमारे पास जो स्ट्रा है जिसे हम बोलते हैं कि ड्राई मैटर पूरा करने के लिए हम काफ़ी ज़िलों में, काफ़ी स्टेटों में जो वीट ग्रास है या वीट का जो स्ट्रा है उसे यूज़ करते हैं। पर अब टाइम आ गया, हमारे पास पैडी का सीजन है, हमारे पास पैडी स्ट्रा भी अवेलेबल हो रहा है। ये पैडी स्ट्रा भी आप डायरेक्ट रूप में फीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये पैडी स्ट्रा जो है ये एनिमल के नीचे जो ड्राई मैटर का काम करता है और विंटर में हमें विंटर मैनेजमेंट का जो साथ देता है। हम जो सख्त सर्दी पड़ेगी, सख्त सर्दी से बचा के लिए ये पैडी स्ट्रा को नीचे बिछा के उसके ऊपर जानवर को रखने से ये सर्दी का जो प्रयोग है उसे कम कर सकते हैं। इसी तरह हम हर रोज़ हमारे जो एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, कैसी हम खुराक दे रहे हैं, कितना हम फीड डाल रहे हैं, कितना हम हरा चारा डाल रहे हैं, कितना हम ड्राई मैटर दे रहे हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कुल खर्चा कितना हो रहा है और हमारी आमदन क्या है। ये हम सस्ता दूध पैदा करेंगे तो हर रोज़ की अपनी आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और साथ में साथ हमारे पास साफ सुथरे दूध से दूसरे कंट्री से हमें मनी का ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। अगला पहलू है कि जब भी हमने किसी भी अपने एनिमल को नए दूध कराना है, जबकि उसकी ब्रीडिंग करनी है, तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि हर वक्त आप जो अच्छे बुल है, अच्छे नर है, अच्छे माली है, उनके साथ मिलाप कराएं। ये आप सीमन का प्रयोग कर रहे हैं तो हर बार अच्छे सीमन का प्रयोग किया जाए ताकि कि हर साल हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है ये स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होती जाए। इसके साथ हम जो यूनिवर्सिटी की अलग अलग खोजें हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बहुत सारी खोजें हैं, हमारे KVK की बहुत सारी खोजें हैं, हमारी सरकार बहुत सारी पहलकदमी कर रही है, उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करके इन पशुपालन के धंधे को और अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ना चाहिए। जो नवी नवी टेक्नोलॉजी आ रही है, नवी नवी खोज के प्रतिक्रम आ रहे हैं, उसे हमारे एनिमल पर, हमारे पशुओं पर हम जब प्रयोग करेंगे तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आमदन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो अभी आपने गौपालन के संबंध में कुछ खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के कई राज्यों में इस वक्त झमाझम बरसात हो रही है। बरसात के इस मौसम में पशुओं का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए डालते हैं नजर। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें।
पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दे, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाए। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग नहीं लगवाए हैं तो कृपया ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में एक ऐसे खास किसान की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करी और परिश्रम किया और आज ये मुकाम हासिल किया है कि आज वो दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथपर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। वे मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बर्बरी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं।
गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे